में क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी मिलेगा और आपका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन राज स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड 2024 के एंट्रेंस एग्जाम का इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी होंगे, ताकि आपसे जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा उस टाइप का क्वेश्चन का जवाब आप दे पाइएगा। तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं और उस पर कंसेप्ट भी देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें है, राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि राजा टोडरमल जो थे किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। किसके शासनकाल में? तो अकबर। तो इससे रिलेटेड अकबर के शासनकाल में जो रिलेटेड व्यक्ति थे उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अकबर के शासनकाल में कौन क्या थे? तो राजा टोडरमल थे, राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री। और उसी में थे बैरम खान जो कि संरक्षक थे, और मान सिंह क्या थे अकबर के दरबार में? तो सेनापति थे। इसी में बीरबल थे। उसके बाद मुल्ला दो प्याजा भी थे। अगर आपसे जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब दे पाइएगा। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी मिलेगा और आपका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्यथा वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था स्थापित? 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। क्यों किया था? तो इसी 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन से त्याग पत्र दिया था, जिसके दौरान 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आपको कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी मिलेगा, तो आप घबराइएगा नहीं, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो झारखंड से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। तो झारखंड के किस जगह से निकलती है? तो वहाँ पे झारखंड में छोटा नागपुर, झारखंड को छोटा नागपुर का पठार भी बोला जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो लंबी नदी जो है दामोदर नदी जो है सबसे लंबी नदी है। भारत का रूढ़ क्षेत्र किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर को क्या कहा जाता है? भारत का रूढ़ क्षेत्र। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का रूढ़ क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का रूढ़ क्षेत्र जो है वह भारत का छोटा नागपुर, जो कि झारखंड का पठार है। अगला टाइप का क्वेश्चन है गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी के बारे में हम जान लेते हैं। अगर गंगा नदी से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो गंगा नदी के मैदान को अगर पूछेगा क्या कहा जाता है, तो गंगा नदी के मैदान को जियोसिंक लाइन बोला जाता है। गंगा नदी की जो मैदान होता है उस मैदान को जियोसिंक लाइन कहा जाता है। जियोसिंक लाइन में जो होता है कैसे बनता है? तो जब लंबे समय तक अवसाद मतलब कचरा जमा रह जाता है या मिट्टी जमा रहता है, तो उससे अवसाद जो होता है उससे जियोसिंक लाइन का निर्माण होता है, जिसको गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। तो गंगा नदी का जो मैदानी क्षेत्र होता है वह जलोढ़ मिट्टी, उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी में जो होता है धान फसल सबसे ज़्यादा उपजाई जाती है। अगला टाइप का क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, तो सबसे बड़ा देश हो जाएगा ब्राज़ील। और इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं, ताकि अगर अलग टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप किस तरह से जवाब दे पाइएगा। तो अगर पूछेगा आपसे कि अमेरिका का सबसे बड़ा देश, तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश पूछेगा तो कनाडा हो जाएगा। रूस का सबसे बड़ा देश पूछेगा तो ब्राज़ील हो जाएगा। रूस का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? चीन। एशिया अगर पूछेगा तो सबसे बड़ा देश चीन, जबकि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया खुद ही होगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला टाइप का क्वेश्चन है, मंगोलिया किस महाद्वीप में आता है। मंगोलिया देश जो है किस महाद्वीप में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। मंगोलिया किस द्वीप में आता है। तो एशिया महाद्वीप में। इससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर।
मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो उलान बटोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि मंगोलिया की जो मुद्रा है वहाँ की मुद्रा है तुगरिक। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तुगरिक। अगर मुद्रा पूछेगा तो तुगरिक हो जाएगा। अगला टाइप का क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? वह कौन सा देश है जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? चीन। अगर रेशम का अगर बात बोलेगा तो पूरे देश में सबसे बड़ा उत्पादक है हो जाएगा चीन। तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। विश्व में रेशम, अगर विश्व की बात है, किसमें? विश्व की बात अगर होगा तो रेशम का उत्पादक अगर बोलेगा तो प्रथम स्थान पे चीन आता है, जबकि दूसरा स्थान पे भारत आता है। दूसरा स्थान पे कौन सा देश आता है? भारत। अगर इस रेशम मार्ग का जो संबंध था वह किस वंश से था? तो रेशम मार्ग का संबंध था कुषाण वंश से था। किस वंश से था? अगर वंश पूछेगा आपसे तो कुषाण वंश हो जाएगा। कि कौन सा वंश? कुषाण वंश। रेशम मार्ग, रेशम जो है एक प्रोटीन है। रेशम के अगर पूछेगा रेशम क्या है तो रेशम में क्या है? प्रोटीन। रेशम प्रोटीन है। अगर भारत की बात बोले तो भारत में रेशम का उत्पादक राज्य पूछेगा तो भारत में रेशम का, किसका? तो रेशम का उत्पादक राज्य सबसे पहला जो हो जाएगा कर्नाटक, जबकि दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश। पहला नंबर पे हो जाएगा कर्नाटक और दूसरा नंबर पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला टाइप का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को याद करते चलिएगा और इसमें कंसेप्ट आपको मिलते जा रहा है। तो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम सबको मोटिवेशन मिलता है और वीडियो इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगला टाइप का क्वेश्चन है कि मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो मृत ज्वालामुखी इसमें अगर पूछेगा आपसे तो म्यांमार में जो है मृत ज्वालामुखी का नाम है माउंट पीपा। मृत ज्वालामुखी का मतलब होता है जो मर गया है, मतलब अब ज्वालामुखी उससे नहीं निकलता है। तो माउंट पीपा जो है जो कि म्यांमार में, अगर पूछेगा माउंट पीपा मृत ज्वालामुखी है कहाँ अवस्थित है? तो म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अगला टाइप का, इसी में अलग अलग जो ज्वालामुखी का नाम है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ज्वालामुखी है माउंट फ्यूजियामा। माउंट फ्यूजियामा जो है जो कि जापान में, माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी का नाम है। माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी का नाम है। कहाँ पे अवस्थित है? तो जापान में अवस्थित है। माउंट फ्यूजियामा कहाँ पे अवस्थित है? जापान में, जो कि सक्रिय, मतलब जीवित, अगर जीवित ज्वालामुखी पूछेगा तो हो जाएगा जापान में माउंट फ्यूजियामा। और माउंट एंटेना भी जीवित ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय है, जो कहाँ पे स्थित है? इटली में। माउंट एटना और माउंट फ्यूजियामा दोनों सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि माउंट फ्यूजियामा जापान में और माउंट एंटेना इटली में है। जबकि अगर मृत आपसे पूछा जाएगा तो मृत ज्वालामुखी है वह माउंट पीपा है। माउंट पीपा जो है मृत ज्वालामुखी है जो कि म्यांमार में अवस्थित है। आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा तब जवाब दे पाइएगा। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी में होने वाली फसल कौन कौन सी है? तो लेटेराइट मिट्टी में जो होता है फसल वह काजू होता है, कॉफ़ी होता है, चाय होता है, कसेली होता है और मसाला। ये सब जो फसल जो है लेटेराइट मिट्टी में होती है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि काली मिट्टी में कौन सा फसल होता है? तो काली मिट्टी में कपास होता है। कौसे काली, कौसे कपास आपको याद रखना होगा। कौसे काली मिट्टी, कौसे कपास आपको याद रखना होगा। अगला टाइप का क्वेश्चन है इसी में, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा फसल होता है? तो जलोढ़ मिट्टी में धान और गेहूं फसल उपजाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में लचीलापन, ध्यान से सुनिएगा, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण से होता है? पौधों में जो लचीलापन होता है, मतलब उसको जब आप न मारते हैं तो न मर जाता है, जब उसको झुकाते हैं तो झुक जाता है, तो किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधों में लचीलापन जो होता है वह कोलेनकाइमा के कारण होता है। किस ऊतक के कारण होता है? कोलेनकाइमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। इसी में क्वेश्चन है, पेरेनकाइमा जो होता है वह जीवित कोशिका में पाया जाता है। पेरेनकाइमा किस में पाया जाता है? जीवित कोशिका में। अगर पूछेगा कि जीवित कोशिका में कौन सा हार्मोन पाया जाता है तो ये सब पौधा का ही प्रकार है, पौधा में ही पाए जाने वाले यह सब हार्मोन्स है। पेरेनकाइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया। ये अगर पेरेनकाइमा अगर पूछेगा तो जीवित कोशिका में पाया जाता है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वह मृत कोशिका में पाया जाता है। मृत कोशिका में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? स्क्लेरेनकाइमा। अगला टाइप का क्वेश्चन है, संक्रमण से होने वाले रोग।
तो संक्रमण से जो रोग होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है अक्सर। तो चेचक जो होता है वह संक्रमण से होता है। इन्फ्लुएंजा जो होता है वह संक्रमण से होता है। इन्फ्लुएंजा का दूसरा नाम है फ्लू। इन्फ्लुएंजा का फ्लू भी बोला जाता है। जब किसी को अगर इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो उसमें जो व्यक्ति को जो होता है वह सांस लेने में बहुत ही कठिनाई होता है, मतलब सांस को प्रभावित कर देता है, श्वसन क्रिया को क्या कर देता है, प्रभावित। इसका मुख्य कारण क्या है, वायरस। जिससे अभी कोरोना वायरस आया था, तो इससे यह सब जो होता है संक्रमण मतलब फैलने वाले रोग होता है। दूसरा तीसरा नंबर पर आता है दम्मा आता है, कोरोना, एड्स, टीबी सब कौन सा रोग है, संक्रमण रोग। अगला टाइप का क्वेश्चन है, आहार नाल से स्रावित कौन सा रस, आहार नाल से स्रावित कौन सा रस वसा को पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा के पाचन में अगर पूछेगा तो वसा के पाचन में जो मुख्य भूमिका निभाता है वह पीत रस होता है। कौन सा रस, पीत रस, जो कि अग्नाशय से निकलता है, या अग्नाशय रस भी इसको बोल सकते हैं। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसी में इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि इससे जो होता है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। पीत रस से क्या क्या होता है, तो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। यकृत से पीत रस या स्रावित पीता यकृत से कौन सा रस निकलता है, तो पीत रस निकलता है। यकृत से हमेशा याद रखिएगा कि पीत रस निकलता है। और पीत जमा कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। पीत कहाँ पे जमा होता है, तो पित्ताशय में पीत जमा होता है। और इस पीत जो पीत होता है उसका जो पीएच मान होता है वह 7 से 7.7 के बीच होता है, जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अगर 7 से कम रहेगा तो वह अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अगला टाइप का क्वेश्चन है कि किस कोशिका में छिद्रिक कोशिका भित्ति नहीं होती है। किस कोशिका में छिद्रिक कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहचर कोशिका में छिद्रिक कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इसमें भी एटीपी, जो सहचर कोशिका होता है, या एटीपी तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एटीपी जो होता है ऊर्जा का मुख्य कारण नहीं होता है एटीपी। तो सहचर कोशिका में जो होता है वह एटीपी और प्रोटीन से मिलकर बना होता है सहचर कोशिका। अगला टाइप का क्वेश्चन है, आयोडीन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो आयोडीन जो होता है हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कि अवटु ग्रंथि, जिसको थायराइड ग्रंथि भी बोला जाता है, अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो अवटु ग्रंथि बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथि है। तो इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलती है। थायराइड ग्रंथि से या अवटु ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलती है, तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलती है, जिसकी कमी से घेघा रोग होता है। इसको गलगंड भी बोला जाता है। आयोडीन रोग घेघा रोग किसके कारण किसके कमी से होता है, तो अवटु ग्रंथि में जो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है उसके कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, घेघा रोग। अगला क्वेश्चन है, जो नमक खाते हैं जिसको आयोडीन युक्त नमक बोला जाता है, तो उसमें NaCl+ का KI होता है, पोटेशियम आयोडाइड। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड का मिश्रण होता है जिसको आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर से घेघा रोग शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गहरे सागर में गोताखोर विशिष्ट सूट का उपयोग करता है, पहनता है। तो किसके लिए पहनता है, क्यों पहनता है, तो समुद्र के उच्च ताप को यानी कि उच्च दाब से बचने के लिए गोताखोर जो होता है वह, जिसको पनडुब्बी बोलते हैं, वह विशिष्ट सूट का उपयोग करते हैं। जो वह पीठ पे जो पनडुब्बी या गोताखोर जो पीठ पे गैस लेके जाते हैं, तो वह कौन सा गैस होता है, जो पीठ पे गैस लेके जाता है उस गैस का क्या नाम है, तो गोताखोर एवं पनडुब्बी जो जिस गैस के सहायता से जाता है या जिस गैस को लेके जाता है उस गैस में जो होता है ऑक्सीजन और हीलियम गैस मिला होता है। कौन सा गैस, ऑक्सीजन और हीलियम गैस मिला होता है, ताकि अधिक से अधिक गहराई में जा सके। अगर ऑक्सीजन और हीलियम गैस नहीं ले जाएगा तो जो गोताखोर होता है उसको नाक से उल्टी होने, मतलब नाक से खून बहने लगेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस लेके जाता है। कम गहराई में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस लेके जाता है, जबकि अधिक गहराई में ऑक्सीजन और हीलियम गैस लेके जाता है गोताखोर। अगला टाइप का क्वेश्चन है कि लैक्टोबैसिलस का काम क्या है। तो लैक्टोबैसिलस का जो काम है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लैक्टोबैसिलस का काम क्या है, तो लैक्टोबैसिलस का मुख्य काम है दूध से दही को जमाना। दूध से दही को जमाने का काम कौन करता है, लैक्टोबैसिलस। दूध एवं दही का जो खट्टापन होता है वह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है।
किस अम्ल के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध एवं दही खट्टा होता है। दूध में आयरन एवं विटामिन सी नहीं पाया जाता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में आयरन और विटामिन सी पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा नहीं पाया जाता है। दूध का जो सफ़ेदपन होता है, दूध का सफ़ेदापन वह कैसिन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का सफ़ेदपन किसके कारण होता है? कैसिन प्रोटीन के कारण। जबकि पीलापन, दूध का पीलापन जो होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। दूध का पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और दूध से दही को जमाने में कौन सा वायरस या कौन सा कीटाणु जो काम करता है वह लैक्टोबैसिलस होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।